वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल झक्कास मसालेदार पढ़ाई। इसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आर के सर, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे झक्कास मैथमेटिक्स आशीष सर, और झक्कास फिजिक्स, झक्कास मसालेदार फिजिक्स पढ़ाएंगे सौरभ सर यानी कि मैं। तो बात करते हैं आज नए टॉपिक की। टर्म 1 क्लास 12 का जो टर्म 1 का जो पोर्शन चल रहा है वो चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे आज पूरा, और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसमें सब कुछ करेंगे, A to Z पूरे मसालेदार तरीके से काम करेंगे। तो आइए मिलकर देखते हैं। अगली बात क्या है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए टॉपिक को क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और बेहद जरूरी बात उसमें क्या क्या छोड़ना है। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए। अब बात करें ये चैप्टर जो है, इसको हिला नहीं, जो चैप्टर जो है, इस चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है? तो भाई साहब ये चैप्टर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक करंट और एक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा साहब, करंट का मीनिंग क्या होता है? करंट का मीनिंग होता है फ्लो। करंट का मीनिंग बोलना पड़ेगा साथ में, करंट का मीनिंग क्या होता है? फ्लो। अच्छा साहब, काय का फ्लो? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है इसमें, सिटी का मीनिंग होता है फिनोमेना। फिनोमेना, या इसको प्रोसेस भी बोल सकते हैं भाई साहब, अपन क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस भी बोल सकते हैं, फिनोमेना। इलेक्ट्रिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, इसका जो मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब पूरे चैप्टर का मतलब क्या हुआ कि यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब साहब बहुत सिंपल सा है कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो उसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो कभी ऐसा घर में देखा है कि इलेक्ट्रॉन, भाई साहब रात को तुमने लाइट जल्दी छोड़ दी, पंखा चला छोड़ दिया, पूरे वायर में साला इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते साला बाहर आके नीचे टपक गए इलेक्ट्रॉन। सुबह देखा तो 1 किलो जमीन पे इलेक्ट्रॉन डले हैं, यानी झाड़ू लग रही है तो इलेक्ट्रॉन 1 किलो इलेक्ट्रॉन झाड़ दिए। कभी ऐसा सुना है कि मार्केट में गए, दुकान पे सामान, परचूने की दुकान पे सामान लेने गए, को भैया 1 किलो इलेक्ट्रॉन देना, बिजली कट गई अपने घर की, अपन ने बिजली चोरी करी तो बिजली वालों ने बिजली काट दी, तो अपन को 1 किलो इलेक्ट्रॉन तो ठूस देंगे साला तार के अंदर और बिजली आना चालू हो जाएगी। ऐसा कभी सुना है क्या? नहीं सुना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे अपनी पोजीशन पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलेंगे, क्या है वो भी आगे सीखेंगे। तो ये अपन को करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा साहब, तो आगे देखते हैं। तो ये तो बात थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। अब जब इलेक्ट्रिसिटी में जब बात करें, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने को एक नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं, जैसे कोई रोड पे लड़के से मूड में चलती चली जा रही, कई सारे जमुड़े तुम्हारे जैसे वो उसको निहार रहे हैं, वाह यार कितनी अच्छी लग रही है, देखो चलने में कितनी सुंदर लग रही है। या कोई लड़का जा रहा है टिकटॉक, सुंदर सा लड़का है, गोरा सा लड़का है, वो चला जा रहा है, कोई लड़की उसको देख रही है, हो यार मजा आ गया, लड़का तो बहुत सॉलिड लग रहा है, जानदार शानदार लग रहा है लड़का अपने को, तो उसको नाम क्या देंगे? जैसे कई लोग बोल देते हैं कि यार ये छमक छल्लो जा रही है, तो बेसिकली जैसे उसको नाम दिया एक तरीके से, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को भी एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम देते हैं? बोलना पड़ेगा साथ में, क्या नाम देते हैं मेरे बेटे? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं भाई साहब। तो बात कर लें इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज होती है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक जो करंट है, अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक करंट आई से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज होती है? तो आई का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है भाई? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज ही तो है, फ्लो ऑफ चार्ज, और पर यूनिट टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो हो गया। तो फ्लो ऑफ चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो dq/dt। अब ये क्या डी से डी को छमाछम कर दें क्या? नहीं। ये डी का मतलब क्या डाकू डैडी है? नहीं। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन, यानी भाई चेंज, या इसको ऐसे भी चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ΔQ/ΔT। अब अगर आपका चेंज बहुत छोटा होता है तो डेल्टा क्या शो करता है? चेंज को शो करता है। अरे डेल्टा तो सर ज्योग्राफी में पढ़ा है, लेकिन डेल्टा चेंज को भी तो शो करता है। डेल्टा का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर ये चेंज बहुत छोटा है, इफ चेंज इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा को डी से रिप्लेस कर देते हैं, यानी डिफरेंशिएशन कर देते हैं साहब। तो आई जो मिलेगा अपने को, ये क्या मिल जाएगा? dq/dt। तो अगर इसमें आगे बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम बाबा। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, यानी कूलाम पर सेकंड। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड कोई एक साइंटिस्ट ने बोला, अपने जैसे जमुड़ा आदमी था, उसने बोला, एम्पियर साहब ने, तो करंट के बारे में एम्पियर ने बताया, तो उनकी तारीफ में अपन ने करंट को नाम, ऐसा यूनिट को एम्पियर नाम दे दिया। इसका मतलब करंट की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? एम्पियर, या हम उसको कूलाम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। दूसरी बात, करंट को लिखने का एक तरीका तो ये है, अगर आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल डेटा दिया जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए, तो ऐसे नोट कर लो
और कोई इक्वेशन दे दी जाए कि जैसे मान के चलो Q इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, हमें करंट की वैल्यू बता दो t इक्वल टू 2 सेकंड पे, यानी t इक्वल टू 2 सेकंड टाइम पे करंट की वैल्यू बताओ, तो कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंशिएट करके निकाल देंगे साहब। आगे बढ़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की अपन ने बात करी। अब अगर देखें, जो नोट करना चाहे नोट करो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। अब इलेक्ट्रिक करंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इलेक्ट्रिक करंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक करंट की साहब, कि एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट क्या है बोलना पड़ेगा साथ में, एम्पियर, एम्पियर इसकी एसआई यूनिट है। दूसरा कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। अगला अगर पॉइंट देखूं, अगर इसका मैं डायमेंशनल फॉर्मूला देखूंगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या आता है, डायमेंशनल चार्ज का क्या होता है, एटी, चार्ज का एटी और टाइम का होता है टी, तो टी से टी छमाछम हो गया, यानी बचा तुम्हारे पास सिर्फ ए। जिस तरह से ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले मालूम है? शादी के बाद जिस तरीके से लड़के को एक कमरा अलग मिल जाता है, शादी के बाद लड़के का कमरा अलग कर दिया जाता है कि भैया जो रासायनिक गतिविधियां करनी है आराम से अपने कमरे में जाके करो अपनी बीवी के साथ में, ठीक है। इसी तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूले में ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि भैया जो कुछ है इसी के अंदर है, इसके बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तुमको बोला कि अपने को सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी है, कभी उसके यहाँ हुई नहीं थी कथा सत्यनारायण भगवान की, तो उसको आइडिया भी उतना नहीं था कथा कैसे होती है कैसे नहीं होती है। तो पंडित जी ने कहा ठीक है भाई अपन कथा कर देंगे आगे, कोई आपत्ति नहीं है अपने को। तो वो कथा करने आए साहब। तो जब पंडित जी कथा करने आए उनके यहाँ, तो उन्होंने बोला कि क्या करो कि जैसे अपन दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे अपन घरों को गोबर से, गाय के गोबर से लीप देते हैं, है ना। तो उन्हें ऐसे लीप लो और जो भी चलेगा सब लिपे लिपे में ही चलेगा, इसके अंदर ही पूरा पूजा पाठ होगा। नहीं लीप दिया, उस पर चौक वगैरह पूरा बना दिया, इस तरीके से काम कर दिया, ठीक है। अब पंडित जी बैठे कथा करने, हो ही बैठे, तो पंडित जी ने उनसे बोला कि भाई साहब जैसा जैसा जजमान जी जैसा जैसा हम बोलते जाएं आप वैसे ही वैसा करते जाइए, वैसे ही वैसा आपको करना है, ठीक है। तो पंडित जी ने बोला कि भैया जल छोड़ो, महाराज जी उन्होंने भी बोल दिया जल छोड़ो। पंडित जी ने बोला चावल छोड़ो, उसने भी बोल दिया चावल छोड़ो, छोड़े नहीं बोले, क्योंकि पंडित जी ने बोला था ना जैसा मैं बोलूं वैसे ही वो बोलते करते जाना। तो पंडित जी ने बोला चावल छोड़ो, उसने भी बोल दिया चावल छोड़ो। पंडित जी ने बोला ऐसा करो, उसने भी बोला ऐसा करो। पंडित जी गुस्साई, पंडित जी ने कनपटी में दे दिया घुमा के, अरे सिर्री जो बोल रहे हैं वो काम करना, वही उसने भी घुमा के दे दिया। उसको लगा कि शायद कथा में होता होगा ऐसा, ये सत्यनारायण भगवान की कथा में कोई प्रक्रिया होगी शायद, तो उसने भी ये घुमा के दे दिया। अब होते करते उनकी बीवी दूर खड़ी हो गई, ये सारी प्रक्रियाएं देख रही थी, तो मार लट्ठों पे आने लगी, लट्ठ पे चालू हो गए, दोनों एक दूसरे को मार पीट करने लगे। अब उनको लगा कथा का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ द कथा, बीवी को ऐसा लग रहा था। तो जैसे ही वो लिपे लिपे पोर्शन से बाहर आए, तो वो बाहर से क्या बोले, वो नहीं नहीं लिपे लिपे में, लिपे लिपे में। तो पंडित जी पहले के बोल के गए थे ना पूरा पूजा पाठ लिपे लिपे में होगा, तो अरे लिपे लिपे में चलना है, बाहर नहीं आना है, बाहर नहीं आना है, लिपे लिपे में ही। तो लिपे लिपे के बाहर नहीं आने। भाई साहब जैसे तैसे वो पंडित अपने घर के, उन्होंने की अच्छा सिर्री बेवकूफ आदमी अपने पीछे पड़ा, देखना कौन है जरा, अच्छा कौन, ये बेवकूफ आदमी अपने पीछे पड़ा। पंडित जी अपने घर आ गए। शाम को उनकी बीवी जिनके यहाँ कथा करने गए थे वो लेके आई खाना। तो पंडित जी की बीवी वैसे ही क्रोधित थी, क्योंकि भाई पंडित उसके पति की मराई पड़ी थी। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो खाना लेके आई तो उसने घुमा के कनपटी में दे दिया। जैसे ही खाना लेके आई वो, उसने पंडित जी की बीवी ने उसे कनपटी में दे दिया। तो उनकी बीवी को भी यही लगा, उनकी बीवी को अभी भी यही लग रहा था कि शायद ये भी कथा का पार्ट है, ये भी पूजा पाठ का ही पार्ट है। तो उसने भी ये घुमा के दे दिया। उसने भाई साहब ऐसे कथा वाले अगर पीछे पड़ गए तो मेरे प्यारे सुंदर बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है उस बात को कॉपी नहीं करना है, उस बात से कुछ सीख लेना है और उसको फॉलो करना है। मतलब कॉपी नहीं करना, क्या कह रहा है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो पढ़ाई में भी भाई डायलॉग बाजी को फॉलो नहीं करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है अपने को। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। तो अपने करंट के बारे में देखा साहब कि भाई जो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ए होता है। अब हम जानते हैं शादी में कितने फेरे होते हैं, 7। तुम्हारी हुई नहीं है लेकिन मालूम है सारे बच्चों को, तुमको मालूम होगी, सारे बच्चों को मालूम है, हुई नहीं है लेकिन मालूम है कि शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं साहब। इसी तरह से फिजिक्स में भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। जिस तरह से शादी में 7 फेरे लेते हैं, इसी तरह से फिजिक्स में भी 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। और उन 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी ये भी है। अब बोलोगे 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, तो कायदे से तो वो 11th का पार्ट है, लेकिन शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं मैं। समझना क्या होता है, जैसे मान के चलो तुम्हारे पापा मम्मी ने बोला कि बेटा अपने को कार खरीदनी है, बताओ कौन सी कार खरीदें। तुमने बोला कि भाई फलानी फलानी कार खरीद लो। तुमने बजट तो पूछा ही नहीं कितना। अब उनका बजट था 10 लाख का, तुमने कार का नाम बताया 1 करोड़ वाली का, तो वो लेके आएंगे क्या? नहीं। इसका मतलब एक क्या हुआ कि भाई उनको जो डिसीजन लेना है क्या वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है?
नहीं है डिपेंड। भाई तुमसे सलाह मांगी है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड तो नहीं है। तो ऐसी कोई क्वांटिटी जो अपने एक्सप्लेनेशन के लिए, अपने भाई किसी डिसीजन के लिए दूसरे पे डिपेंड ना हो, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और मान चलो तुमको कुछ काम करना है कि पापा मम्मी मैं गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूं, बना लूं क्या? जैसे ही बोला नहीं कनपटी, वो तेरी पढ़ाई में मजा आ गया, आनंद आ गया भाई साहब, पढ़ते ही बराबर कि और बना ले गर्लफ्रेंड। तो आप अपने डिसीजन के लिए अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके स्कूल में जब आपका एडमिशन हुआ तो माता पिता का नाम डाला गया उसके अंदर। तो ऐसी कोई क्वांटिटी जो अपने एक्सप्लेनेशन के लिए दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करे, उसे बोलते हैं क्या? डिराइव्ड क्वांटिटी। यू आर द डिराइव्ड प्रोडक्ट ऑफ योर पेरेंट्स। अरे आप अपने माता पिता के प्यार का ही तो नतीजा हो, उनमें मोहब्बत हुई, इश्क हुआ, प्यार हुआ, उसी का तो नतीजा आप लोग बैठे हो 12th क्लास में। तो यू आर द डिराइव्ड प्रोडक्ट, यानी ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है साहब। अगली प्रॉपर्टी देखें। अब हम जानते हैं स्केलर है कि वेक्टर है, तो कायदे से ये स्केलर क्वांटिटी है। जो करंट है मेरे प्यारे सुंदर बच्चों, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा साहब, स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होगा कि वेक्टर के अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करेगी। अगर +5 एम्पियर करंट में +2 एम्पियर करंट जोड़ दिया जाए तो इसमें कितना आ जाए? 7 एम्पियर करंट आ जाएगा। और अगर मान के चलो 5 एम्पियर करंट में से 2 एम्पियर का करंट माइनस कर दिया जाए तो अपने पास कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर करंट आ जाएगा। यानी जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन तुम बचपन से करते चले आ रहे हो, वैसे ही इसमें करते चले जाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन एक चीज लॉजिकली बोलूं, वैसे तो है तो ये टेंसर क्वांटिटी है, तो टेंसर ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, लेकिन टेंसर है। लेकिन अगर बोर्ड में पूछा जाए या आपके IIT JEE में आए तो, या नीट में आए, तो अगर ऑप्शन में टेंसर भी और स्केलर भी हो तो टेंसर पे टिक करना, और अगर ऑप्शन में टेंसर ना हो, वेक्टर स्केलर हो, तो स्केलर पे टिक कर देना साहब। तो ये करंट साहब स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अपन ने सीख लिया करंट स्केलर क्वांटिटी है। अगली बात जो है वो क्या है, तो वो समझना ध्यान से। अगला पॉइंट समझना कि मान के चलो जैसे आदमी कई सारे, भाई आदमी के कई सारे चेहरे हो सकते हैं। ऐसे ही मान के चलो कोई कंडक्टर था साहब, एक कोई अपने पास कंडक्टर था, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना था, फिर आगे बढ़ा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना हो गया, फिर आगे बढ़ा क्रॉस सेक्शन एरिया इतना हो गया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब जानते हो क्या? भाई ये जो गोल 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 ये पाइप, और ये जो पाइप का ये जो आइटम है, इसको बोलते हैं CSA, क्रॉस सेक्शनल एरिया, या इसको एरिया नाम दे दिया। कितना है? πr²। ये πr, अगर इसका रेडियस r होगा तो ये πr² इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है साहब। चलो साहब, अपने को समझ में आया। अब अपन ने देखा कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है साहब वो A2 है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A3 है। मान के चलो इसके अंदर से करंट वायर में I1 फ्लो किया, इसके अंदर से I2 फ्लो किया, इसके अंदर से I3 फ्लो किया। तो I1 I2 I3 में क्या रिलेशन होगा? तो हमने करंट की डेफिनेशन में क्या देखा? करंट की डेफिनेशन ये देखी कि I हमारे पास dq/dt होता है। करंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? dq/dt, यानी फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से चार्ज कितना बहा, बस इसको करंट बोलते हैं। उसमें ये बोला क्रॉस सेक्शनल एरिया कोई रोल पार्ट आ रहा है? नहीं। इसका मतलब ये हमने देखा कि भले ही A1, A2 और A3 की वैल्यू बराबर नहीं है, लेकिन साहब करंट जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से I1, I2 और I3 की वैल्यू कितनी होगी? बराबर होगी। I1, I2, I3 की वैल्यू कितनी होगी साहब? बराबर होगी। अगली प्रॉपर्टी सीखी, नोट करना चाहें वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे समझिएगा, अगली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। तो अपन ने ये प्रॉपर्टी सीखी। अब मान के चलो जैसे भाई मच्छर काट रहे हैं तो मच्छर को काट ले, मच्छर काट रहे हैं तो मच्छर को काट ले। किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा, जैसे मान के चलो मेरे बेटे ये कोई कंडक्टर है जिसमें अगर I की वैल्यू 5 एम्पियर फ्लो कर रही है, I की वैल्यू यानी करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। ये करंट की अगली प्रॉपर्टी है बेटा कि करंट इसमें मान के चलो 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो एक चीज समझना, प्रॉपर्टी ये कहती है कि करंट के फ्लो करने की वजह से कंडक्टर चार्ज नहीं हो जाएगा, कंडक्टर चार्ज नहीं हो जाएगा। ये वैसी ही बात है जैसे मान के चलो कि भाई मान के चलो इस जमुड़े की शादी हो गई, ठीक है, शादी हो गई, बढ़िया सुंदर सी लड़की से शादी हो गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। घर वाले कह रहे हैं कि भैया खुशखबरी कब दोगे, खुशखबरी कब दोगे। अब ये भी कह रहा है यार कि मैं रासायनिक गतिविधि तो पूरी कर रहा हूं लेकिन खुशखबरी नहीं आ रही है, क्या गड़बड़ है। अब इनके मित्र ने, तुमने सलाह दे दी इसको कि भाई एक काम करो, फलानी जगह फलाने बाबा बैठते हैं, उनके पास चले जाओ तो वो कुछ पढ़ के दे देंगे तो खुशखबरी आ जाएगी। खुशखबरी का मतलब बच्चा नहीं हो रहा साहब, कुल मिला के बात ये, ठीक है। अब ये गए, बाबा ने पढ़ के दे दिया, हो गई। अब एक बात बताओ, जब बाबा के पास ये लोग गए, इनकी बीवी गई और ये खुद जमुड़े साहब गए, बाबा के पास गए, तो बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ के दिया कि ये कह दी कि नहीं साहब तुम हट जाओ साइड में, इसका पति मैं ही बना जाता हूं,
ऐसा तो नहीं किया ना। तो जिस तरीके से बाबा ने मंत्र पढ़ के दिया, बाबा ने काम अपना कर दिया, अपनी जो सिद्धि थी उससे आपको मंत्र दे दिया और आपका जो आउटपुट आना चाहिए था वो आउटपुट फ्रूटफुल आ गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बाबा ही पति बन गया उसका, इनकी बीवी के पति बाबा तो बन नहीं गए, वो बाबा है, वो संत आदमी है ऐसा। हाँ, माना कि कई सारे संतों ने भाई नाम खराब कर रखा है, ये इसका मतलब थोड़ी कि सभी के सभी खराब है, कई सारे अच्छे भी होते हैं। तो खैर इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि अगर वायर में से करंट फ्लो हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वायर ही चार्ज हो जाएगा, वायर न्यूट्रल रहेगा। वायर कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। अब दिमाग में आया मास्टर साहब काय को न्यूट्रल रहेगा, तो समझो अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? आई की जो वैल्यू है साहब, आई की वैल्यू 5 एम्पियर, इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं आई होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी आई की वैल्यू 5 इक्वल टू चार्ज। 1 सेकंड के अंदर अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो किया, यानी चार्ज कितना फ्लो कर गया? 5 कूलम का चार्ज फ्लो कर गया। अब कंडक्टर में जितना करंट की जो डायरेक्शन लेते हैं, तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेते हैं? तो सब एक ही समझना पहले, अगर प्लस 5 कूलम का चार्ज इधर फ्लो कर गया तो माइनस 5 कूलम का चार्ज इधर भी तो फ्लो किया होगा, मगर माइनस 5 कूलम का चार्ज इधर फ्लो किया, प्लस 5 कूलम का चार्ज इधर फ्लो किया। और अगर मैं क्यू नेट निकालूं तो क्यू नेट की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस 5 प्लस माइनस 5 बराबर हो गया 0 बटे सन्नाटा, यानी कि 0 कूलम का चार्ज। जब नेट चार्ज 0 है तो नेट चार्ज 0 होने की वजह से ये कंडक्टर कैसा रहेगा? खुद न्यूट्रल रहेगा, लेकिन कंडक्टर में चार्ज तो फ्लो करता रहेगा। दूसरी बात, अगर नेट चार्ज 0 है तो इसके चारों तरफ, जो भी थोड़ी देर में सीखेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ नेट चार्ज की वजह से कितनी होगी? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, चूंकि नेट चार्ज 0 है इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन क्या इंडिविजुअल चार्ज की वजह से 0 होगी? क्या अकेले इसकी वजह से 0 होगी? नहीं साहब। क्या इसकी वजह से 0 होगी? नहीं। लेकिन दोनों को मिला के 0 होगी? यस। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी हमें अच्छे समझ में आनी चाहिए कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो करने की वजह से वो कंडक्टर खुद चार्ज नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें नेट चार्ज 0 रहता है, और जिस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अपने को 0 मिलेगी। लेकिन इंडिविजुअल चार्ज 0 नहीं है तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं मिलेगी। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है बढ़िया तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं, अगली बात देखते हैं साहब, करंट की डायरेक्शन क्या होती है। ये प्रॉपर्टी अच्छा अपने को अच्छे समझ में आ गई सब। अब आगे समझते हैं, अगली प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है? तो मान के चलो मेरे बेटे कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मोशन करेगा हम वही डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन मान के चलेंगे? करंट की डायरेक्शन। और मान के चलो नेगेटिव चार्ज भी अगर मोशन कर रहा होता है इस डायरेक्शन के अंदर, तो करंट की डायरेक्शन क्या ले लेते हैं? उसकी अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन अपन को क्या माननी है कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है, या यूं कह दो कि नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन किसकी है? करंट की डायरेक्शन है। तो अपन ने ये देखा करंट की प्रॉपर्टीज के अंदर, तो करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे? अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये अपन ने करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज को भी देख लिया। तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, देखा। चार्ज कंडक्टर जो है वो चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल ही रहता है, अपन ने ये समझ लिया। करंट का ये आइटम वो आइटम सबको समझ लिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं साहब, अब आगे करंट की क्या बात करें? तो आगे जरा करंट की बात ध्यान से समझना। हमने देखा कि अगर I इक्वल्स टू मेरे पास dq बाई dt है, I मेरे पास dq बाई dt है साहब, इसका मतलब क्या होता है? dq बाई dt यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका सरल भाषा में मतलब ये निकल के आया कि अगर मैं चार्ज और टाइम का, Q और T का अगर मेरे को कर्व दे दिया जाएगा, मान के चलो तो मैं Q और T का कर्व दे दिया, चार्ज का और टाइम T का कोई कर्व दे दिया इस तरीके से, तो इसमें करंट कैसे बताओगे? तो करंट क्या बताएगा कि इस कर्व के ऊपर सबसे पहले टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट का एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करो और उसका tan थीटा ले लो। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ, इसी को क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ QT कर्व। तो QT जो कर्व है, QT कर्व की जब स्लोप निकालोगे जो कि tan थीटा आएगी, वही आपको क्या बताएगी? dq बाय dt की वैल्यू, और वही किसके बराबर होगी? करंट के बराबर होगी साहब।
वही किसके बराबर होगी, करंट के बराबर होगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो तुमसे ये बोला साहब, ये बोल दिया कि मान के चलो ये चार्ज और टाइम का ये कर्व तुम्हें गिवन है, ये दो कर्व दे दिए, इसका एंगल दे दिया मान के चलो तुमको 30 डिग्री और इसका एंगल दे दिया मान के चलो 60 डिग्री। इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी। तुमसे पूछा आई ए अपॉन आई बी की वैल्यू बता दो। आई ए अपॉन आई बी की वैल्यू कैसे बताएंगे? तो आई ए यानी कि क्यूटी का कर्व है, कर्व का टेंजेंट का एंगल लेंगे tan थीटा यानी स्लोप निकालेंगे, तो साहब tan 30 ये हो गई tan 30 अपॉन आई बी, तो एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री यानी कि tan 60 डिग्री। तो आई ए अपॉन आई बी की वैल्यू साहब कितनी आ जाएगी? बोलते ही नहीं तुम लोग कुछ भी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और tan 60 क्या होता है √3 यानी 1/3। 1/3 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा साहब आई ए अपॉन आई बी की वैल्यू जो आ जाएगी, यूं कह दो आई ए और आई बी का रेशियो जो आ जाएगा वो 1:3 आ जाएगा। ये तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी का मतलब है। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें और आगे समझे बातों को, आगे समझिएगा। अब थोड़ा सा अगर आगे स्टेप पे जाके देखें तो हमें ये बात भी समझ में अच्छे से आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मेरे बेटे I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो डी क्यू की वैल्यू मेरे पास I डॉट डी टी आ जाएगी। डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के घोर विरोधी होते हैं। अगर एक साथ आ जाएं तो एक दूसरे को छमाछम कर देंगे। तो साला डिफरेंशिएशन लगाए, इसको हटाने के लिए इंटीग्रेशन लगाया अपन ने। कोई टाइम 0 से लेके टी लिया। ये टाइम 0 से क्यों लिया? टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर टाइम नेगेटिव हो जाए तो ये वैसी बात हो जाएगी, अभी इस साल तुम्हारा कितने साल के हो? 16 साल के, अगले साल 15 साल के, फिर 14 साल के, फिर धीरे धीरे करके पेट में घुस जाओगे, जहां से आए थे वहीं से घुस जाओगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। अगले साल 16 के तो 17 के हो गए, है ना? तो टाइम आगे बढ़ता है, बैकवर्ड नहीं जाता। तो 0 से टी ले लिया अपन ने। टाइम 0 तो हो सकता है लेकिन 0 से आगे ही मूव फॉरवर्ड करेगा। इंटीग्रल डिफरेंशियल घोर विरोधी। तो जो टोटल चार्ज फ्लो करा वो क्या शो कर रहा है? आई डॉट डी टी और 0 से लेके टाइम टी तक साहब। इसका मतलब अगर अपने को क्यू नेट निकालना है, अपने को क्या निकालना है? क्यू नेट, कितना चार्ज फ्लो किया होगा किसी कंडक्टर के अंदर से। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुमको करंट और टाइम का कर्व दे दिया जाए, करंट और टाइम का कर्व यानी ग्राफ दे दिया जाए, तो इंटीग्रेशन मतलब एरिया, तो उसका एरिया निकालें यानी एरिया ऑफ आईटी कर्व का एरिया निकालें। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, टाइम के रिस्पेक्ट में। एरिया ऑफ आईटी कर्व शॉर्ट में लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ क्यू नेट यानी नेट चार्ज की वैल्यू तुम्हें ये दे देगा। अगर आईटी कर्व का एरिया टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाले तो हमें क्यू नेट की वैल्यू मिल जाएगी। ये बात समझ में आ भी रही है कि वैसे हाँ करते चले जा रहे हो? आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट है? ये बात समझ में आई तो इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो साहब अपन ने इतना पोर्शन देख लिया है, अब आगे की बातें समझते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट समझ ली। अब अगला जो पॉइंट है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो सकता है? नोट किया क्या? मैं बीच में से बैठ गया था, नोट किया। अब आगे समझो। अब आगे सीखते हैं अगला पोर्शन, और उस पोर्शन को सीखने से पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन तुमको दे दिया था, क्वेश्चन दे दिया कि चार्ज की वैल्यू दी गई है 3t² + 2t + 1 ये कूलम। टी का मतलब इसमें टाइम है। ये आपको चार्ज की इक्वेशन दे दी। उसने बोला करंट की वैल्यू बताओ मेरे को t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे करंट की वैल्यू क्या होगी? तो कैसे निकालेंगे? वी नो दैट I इक्वल टू होता है, बिल्कुल अभी निकाल के देख लेते हैं। dq बाई dt होगा, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देंगे, 3 2 क्या हो जाएगा 60 और प्लस ये हो जाएगा 2। टी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 8 एम्पियर, यानी 8 एम्पियर साहब इसका आंसर आ गया। इतना करंट फ्लो हुआ होगा इसके अंदर से। अपन ने इस बात को भी देख लिया। दूसरा मान के चलो ये अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया, चार्ज दिया, चार्ज से उसने आपको करंट पूछ लिया। मान के चलो अगर ये करंट की इक्वेशन देता, मान के चलो करंट की इक्वेशन देता, क्वेश्चन को इस तरीके से दे देता वो कि साहब एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें करंट की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 5t यही दे दी गई, मान चलो 5t वैल्यू दे दी गई है। उसने बोला कि अपने को चार्ज की वैल्यू बता दो साहब, चार्ज की वैल्यू बता दो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे।
चार्ज की वैल्यू 3 सेकंड में पूछ ली उसने, तो कैसे बताएंगे? तो अपन जानते हैं साहब I इक्वल टू dq बाई dt होता है, और q की वैल्यू भी निकाल रखी थी, इंटीग्रेशन I डॉट dt होता है साहब, और 0 से लेके कोई टाइम, उसने 3 बोला 3 कर देंगे, तो इंटीग्रेशन अब I की वैल्यू क्या है 5t डॉट dt, और 0 से लेके 3 साहब, तो 5 इंटीग्रेट डिफरेंशियल कांस्टेंट के साथ डील नहीं करता मल्टीप्लिकेशन में, उसको उठा के बाहर फेंक देगा, और इसका इंटीग्रेशन t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 0 से लेके 3 तक। तो अपन ने देखा साहब ये 5/2 बाहर आ गया, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 3 जा 9 माइनस 0 की पावर 2, तो अपन देखेंगे इसमें कितना आ गया 5 9 जा 45/2 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू आ गई, यानी इतना, सॉरी ये करंट की वैल्यू नहीं, ये चार्ज की वैल्यू आ गई। Q इक्वल टू आपके पास इतना चार्ज समथिंग अबाउट फ्लो किया होगा, तो चार्ज फ्लो किया होगा वो इतना फ्लो किया होगा। अगर मान के चलो इसी के अंदर एक क्वेश्चन और पूछ ले कि भैया हमें एक चीज और बता दो कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो किए होंगे, तो क्या कर सकते हैं, याद करो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो Q इक्वल्स टू n लगा सकते हैं, Q की वैल्यू आई है 45/2, n निकाल सकते हैं, E का मतलब क्या होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज साहब, तो इतना, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45/2 इंटू 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19, याद करो एक शॉर्टकट बताया था तुमको 1/1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 का, तो 45/2 इंटू 6.25 10 टू दी पावर 18 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हुए होंगे वो भी कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो अपन ने ये क्वेश्चन भी देख लिया कि चार्ज दे के करंट पूछ ले या करंट दे के चार्ज पूछ ले, अपन दोनों चीजें कैलकुलेट करने में सक्षम है, अपने को बात समझ में आ गई है, इसको नोट भी कर सकते हैं साहब की चूंकि प्रॉपर्टी सीख ली, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट करंट डेंसिटी का। करंट की क्या बोलना पड़ेगा साहब, बोलते नहीं तुम लोग साथ में यार, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को जे वेक्टर से शो करते हैं। क्या होता है साहब करंट डेंसिटी, अगर करंट डेंसिटी की बात कर लें तो करंट डेंसिटी क्या होता है कि कितना करंट फ्लो किया पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से। क्या हम जानते हैं एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया हुआ था एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर सरफेस छोटी है तो एरिया वेक्टर है, सरफेस बहुत बड़ी है पहाड़ जैसी सरफेस है तो एरिया स्केलर लेके चलते हैं, यानी स्मॉल सरफेसेस के लिए एरिया जो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर मैं कितना करंट फ्लो हुआ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, कोई कंडक्टर है साहब, मान के चलो अपन ने कोई कंडक्टर ले लिया इस तरीके से, ये कोई कंडक्टर अपने पास था, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है, यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें कुछ करंट आई फ्लो कर गया, तो कितना करंट इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हो गया, इसी के रेशो को बोलते हैं करंट डेंसिटी। ये काय को पढ़ाया गया, ये इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि करंट अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है। अब क्या होता है, जैसे मान चलो तुम क्या करते हो, जैसे तुम बिजनेसमैन हो, तुमने एक असिस्टेंट रखा अपना, ठीक है, या पीए रखा, तो वो पीए क्यों रखा गया, पीए इसलिए रखा गया क्योंकि हर जगह तुम नहीं जा सकते, हर जगह की अपॉइंटमेंट तुम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें और इंपॉर्टेंट काम भी करने हैं, तो वो सारी चीजें वो डील करता है। तो करंट चूंकि स्केलर है, अगर इसको कभी वेक्टर किसी कोई वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करना पड़ जाए तो फिर करंट कैसे काम करेगा, करंट तो फेल हो जाएगा, वहां हाथ खड़े कर देगा साहब, अपन से नहीं होने वाला ये। तो करंट के लिए करंट वेक्टर क्वांटिटी के साथ भी डील करने में सक्षम हो, कि कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर बाई चांस आ ही जाए उसके साथ करंट को डील करना पड़ जाए तो कैसे डील करेंगे। तो इसलिए करंट की डेंसिटी को डिफाइन किया गया, और डिफाइन ऐसे किया गया, डेंसिटी का वैसे जनरल मीनिंग होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन यहां पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया गया साहब। पर यूनिट क्यों, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है इस वजह से। तो अब मैं अगर देखूं तो करंट डेंसिटी मेरे पास जो है वो क्या है, करंट पर यूनिट एरिया वेक्टर। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट देखूंगा तो ऐसा यूनिट क्या होगी भाई, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट की एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला देखूंगा तो एरिया का क्या होगा, L की पावर 2, और ये सॉरी एम्पियर ये एम्पियर का तो A ही रहेगा, ठीक है, और मीटर स्क्वायर का क्या होगा, L की पावर -2 हो जाएगा, यानी AL -2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा साहब। अब अगर आगे देखें, आगे की बात बढ़ाएं, I इक्वल टू अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करूं तो J वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन A वेक्टर के साथ में करना है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है,
करंट डेंसिटी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन की गई साहब, करंट डेंसिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनाया। अब एक बात बताओ, हमने वेक्टर में दो टाइप के प्रोडक्ट सीखे हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट। इसका कौन सा प्रोडक्ट किया जाए, इन दो वेक्टरों का, करंट डेंसिटी का और एरिया वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट किया जाए कि रिजल्ट तुम्हारे पास स्केलर आ जाए? तो डॉट प्रोडक्ट ही वो प्रोडक्ट है जिसमें अगर दो वेक्टरों का प्रोडक्ट करें तो आंसर स्केलर आता है। तो आई जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दूंगा। तो करंट, जो करंट की दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं एग्जामिनेशन में, एमसीक्यू में ये भी आ सकती है कि करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अगर मैं करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो क्या मिल जाएगा? मिल क्या जाएगा? मिलिंग आई मिल जाएगा साहब अपने को। अगर डॉट प्रोडक्ट कर दें तो ये मिल जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट करें तो कैसे लिख सकते हैं? जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा, जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा साहब। अब अगर बहुत ध्यान से देखूं तो मैंने क्या देखा इसमें कि डॉट प्रोडक्ट किया तो जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या होगा? थीटा होगा एंगल बिटवीन, थीटा क्या होगा बोलना पड़ेगा? एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड ए वेक्टर, यानी करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो होगा साहब आपका थीटा। आगे बात बढ़ाते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, डायमेंशनल फॉर्मूला AL-2 है। इससे हम करंट की डेफिनेशन दूसरी भी दे सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एंगल जो थीटा बनेगा वो किसके बीच में होगा? वो होगा साहब आपका करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होगा। आगे देखते हैं। अब करंट डेंसिटी का रिलेशन, सुंदर सा रिलेशन देखा जाए अगला। तो करंट डेंसिटी का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम जानते हैं कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी बोलते नहीं हो तुम लोग यार, वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो साहब करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखें तो करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, एक कांस्टेंट आया सिग्मा इनटू ई वेक्टर। तो जे इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। सिग्मा का मतलब होता है कंडक्टिविटी, सिग्मा जो का मीनिंग है वो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी किसी मटेरियल की कितनी क्षमता है कि वो कितनी जल्दी अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देगा, इसको बोलते हैं उसकी कंडक्टिविटी। तो J इक्वल टू सिग्मा ई। तो सिग्मा अगर निकालना पड़ जाए कभी तो वो क्या आ जाएगा? J अपॉन ई साहब, ये आ जाएगा। क्या J का मतलब जग है इसमें? नहीं, करंट डेंसिटी है। ई का मतलब एलिफेंट है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है साहब। अब दूसरा रिलेशन अगर इसके साथ में देख लूं तो मैं जानता हूं कंडक्टिविटी जो होती है वो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है, यानी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के कैसी होती है? रेसिप्रोकल, उल्टी होती है। भाई रेजिस्टिविटी कहती है कि साला मैं करंट को फ्लो करने ही नहीं दूंगी कंडक्टर में से या मटेरियल में से, इंसुलेटर में से। वो कंडक्टिविटी कहती नहीं साला अपन तो करंट को फ्लो करने देंगे, अपनी तो गर्लफ्रेंड है यार, अपन तो फ्लो करने देंगे। और रेजिस्टिविटी कहती साला मैं नहीं फ्लो करने दूंगी यार, तू गर्लफ्रेंड बना के घूम रहा है यार, अपने को नहीं दे रहा है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा यार? भाई कद्दू कटेगा तो समय बटेगा, और नहीं तो कद्दू कटेगा ही नहीं। तो जे सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब ये रो का मतलब क्या है? इसका मतलब है रजिस्टिविटी। इसका मीनिंग क्या है मेरे बेटे? रजिस्टिविटी। स्पेलिंग गलत हो सकती है, रजिस्टिविटी। अरे स्पेलिंग भी सही है साहब, अंग्रेजी भी अपनी, अंग्रेजी सीखने का बहुत शानदार फंडा मैंने बताया है। आई एम आइंग, ING लगाते चले जाओ। आई एम आइंग, आई एम जाइंग, आई एम करिंग, आई एम पढ़िंग, आई एम नॉट पढ़िंग, आई एम लविंग, आई एम नॉट लविंग। आगे देखते हैं। तो साहब रजिस्टिविटी, तो इसका रिलेशन हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि J वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन रो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर तुमसे रिलेशन एग्जाम में पूछ ले कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो भी निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का तो भी निकाल सकते हैं। आगे बात बढ़ाते हैं। करंट डेंसिटी का और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, कंडक्टिविटी का भी देखा। अब बात करें कंडक्टिविटी की जो वैल्यू आती है, कई बार यही पूछ लेता है कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी आती है? तो NE स्क्वायर टाउ बाय 2 इंटू एम, डेरिवेशन से आती है, लेकिन आपका चूंकि एग्जाम MCQ है तो डेरिवेशन नहीं आएगा। NE स्क्वायर टाउ बाय 2m। इसमें जो शब्दों के मीनिंग है वो समझ में आने चाहिए। n का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ई का मीनिंग क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज।
ई का मीनिंग है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इस वाले डोर को क्लोज कर दे जिससे ना उधर वाली क्लास का वो ना आए। इस वाले डोर को क्लोज करके आ जा बेटा तू। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, उधर की रिकॉर्डिंग इधर ना सुनाई दे। पूरा क्लोज कर दे, ठीक है। अब ई का मीनिंग है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। टाउ का मतलब क्या है? इसको टाउ बोलते हैं। और टाउ का मीनिंग क्या है? टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या चीज होती है? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से दूसरे इलेक्ट्रॉन की जगह तक पहुंचने में, कोलिजन करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और एम का मतलब क्या है? एम का मीनिंग है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है साहब? तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये होता है सिग्मा की वैल्यू। यानी कंडक्टिविटी किसी मटेरियल का अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो कंडक्टिविटी इतनी होती है सिग्मा, और रजिस्टिविटी पूछ ली जाए तो वो कितनी होती है? 1/ρ। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा 1/ρ इक्वल टू n² τ/2m। तो रजिस्टिविटी अगर लिखनी है तो रजिस्टिविटी कैसे लिख सकते हैं इसको? 2m/ne² इंटू टाउ। ये रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा साहब किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या शो करती है कि मटेरियल कितनी आसानी से भाई अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देगा। रजिस्टिविटी क्या शो करती है? करंट का फ्लो होने का कितना अपोज करेगा मटेरियल है। अब ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये कॉपर के लिए अलग हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के लिए अलग हो सकते हैं, हर मटेरियल के लिए अलग होते हैं। ये डिपेंड करते हैं उस मटेरियल की स्टोचियोमेट्री क्या है। तो उस मटेरियल की यानी ज्योमेट्री क्या है, स्टोचियोमेट्री क्या है उस मटेरियल की। तो टाउ रिलैक्सेशन टाइम ये भी डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। मास ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है इसमें। तो ये अपन ने देखा रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को लेके। आगे बात बढ़ाते हैं, अगले पॉइंट को सीखते हैं जो कि अगला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला जो है मेरे बेटे वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज होती है? तो ध्यान से सीखिएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है मेरे बेटे वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से शो करते हैं। क्या होता है? मान के चलो ये कोई कंडक्टर है साहब, ये कोई अपने पास कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर अपन ने क्या किया? अभी कोई बैटरी नहीं लगाई है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है, मान के चलो इस कंडक्टर की लेंथ l है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी सी ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है साहब, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई बैटरी नहीं लगाई, तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडम मोशन कहीं भी किसी डायरेक्शन में कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स अपने आराम से, और अपने नेट वेलोसिटी को क्या कर लेंगे? रैंडम मोशन करने की वजह से, उबड़ खाबड़ कहीं भी मोशन करने की वजह से नेट वेलोसिटी 0 कर लेंगे साहब। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, नेट वेलोसिटी को 0 कर लेंगे, ठीक है साहब। अच्छी बात है। ये कैसी बात है? ये वैसी ही बात है जैसे क्लास में जब तक मास्टर नहीं घुसा हुआ है तब तक क्लास में स्टूडेंट कैसे भी बैठे हुए हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा। तो ये वैसी ही बात है। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर क्या किया, एक बैटरी को अप्लाई कर दिया, यानी इसके अक्रॉस में एक बैटरी लगा दी, प्लस माइनस इस बैटरी का कुछ भी V वोल्ट की बैटरी हो सकती है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट कितने वोल्ट की भी बैटरी हो सकती है। तो बैटरी क्या देती है? करंट फ्लो करेगा साहब। जैसे ही करंट फ्लो किया तो मैंने देखा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल को करंट के फ्लो करने की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो ई वेक्टर सेटअप हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। जिसको नहीं मालूम है वो इसको देखे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो पॉजिटिव से अबे होती है, नेगेटिव की तरफ होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है साहब। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई हो जाएगी तो फिर क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना चालू कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना चालू कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि मान के चलो अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्शन होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे। तो जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे तो इनके पास जो कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी आ जाती है जिससे ये मूव करते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब हमने बैटरी अप्लाई कर दी, या यूं कह दो दूसरी भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो
उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है इट इज द कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यह वह वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, इसी को बोलते हैं उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी से इसको शो किया जाता है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन देखें, हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है साहब? Q बाई टी। Q को लिख सकता हूं मैं NE बाई टी। इसमें अगर मैं इसको कैपिटल N थोड़ी देर के लिए बना लेता हूं, कैपिटल NE बाई टी। अब मैंने माना ये कंडक्टर है, इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मान के चलो ये कंडक्टर जो है कॉपर है, ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान के चलो स्मॉल n है, ठीक है साहब। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मैं वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं कैपिटल N की वैल्यू देखूं तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे बेटे? N की जगह क्या पुट कर सकता हूं? वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम को लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर यूनिट, तो मीटर क्यूब। तो इसको मैं लिख दूंगा एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम को, और ई ही है अपॉन टाइम टी। मैं जानता हूं L अपॉन टी, यानी टोटल लेंथ, कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना मूव कर सकता है, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है कंडक्टर की उतना ही तो मूव कर सकता है मैक्सिमम। तो लेंथ अपॉन टाइम यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि वेलोसिटी। तो L अपॉन टी का मतलब क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा VD। तो रिलेशन क्या बन गया? I इक्वल्स टू NEA VD, नीव। तो मकान बनाते समय इसको दिमाग में ट्रिक को कैसे रख सकते हो? मकान बनाते समय सबसे पहले क्या भरा जाता है? नींव भरी जाती है। तो इसको नींव से याद रख सकते हो। इसमें डी हटाना चाहो तो हटा लो, नींव से याद रख सकते हो और डी लगा दो तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाए। वैसे भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, भी बनाओगे तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो I इक्वल टू NEA VD बेसिकली। तो ये क्या है? ये रिलेशन है मेरे बेटे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में कि I इक्वल्स टू N का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मत मानिएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। E का मतलब है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, A का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और VD का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा साहब आगे बढ़े, अपन ने डेरिवेशन भी कर लिया, हालांकि ये आना नहीं है लेकिन कर लिया अपन ने। चलो अब मैं अगर करंट में एरिया का डिवाइड दे दूं, एरिया को नीचे ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा? NEVD। अब मैं जानता हूं करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है? आपका करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या आ गया? NEVD। तो हमने दोनों रिलेशन देख लिए। ये MCQ में फॉर्मूले के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं, इस पर डेटा दे दो तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो डेटा आपको एग्जाम में देगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन बहुत आसानी से। तो I इक्वल टू NEA VD, मकान बनाते समय भरते हैं नींव। तो ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है J इक्वल टू NEVD। ठीक है साहब। तो अपन ने ये देखा करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो बेटा। ये VD देखा, फिर J इक्वल टू NEVD देखा। अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है मोबिलिटी। अगला जो छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी को म्यू से शो करते हैं। क्या होता है मोबिलिटी? मोबिलिटी का मतलब होता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलाम्ब हो जाए, यानी 1 न्यूटन पर कूलाम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कितनी वेलोसिटी से मूव किया, यानी अगर 1 न्यूटन पर कूलाम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने से लगा दें हम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी लगा दें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कितनी वेलोसिटी से मूव किया, उस चीज को उसकी मोबिलिटी बोलते हैं। यानी जो ज्यादा है तो इसका मतलब मोबिलिटी अच्छी है, कम है तो मोबिलिटी कम है, इलेक्ट्रॉन कम मूव किया। तो ये है मोबिलिटी। तो अपन ने देखा मोबिलिटी। अगला जो कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जब सॉल्व करके निकालते हैं तो वो कितनी आती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू वो आती है E इंटू टाउ बाई 2 इंटू एम।
ये वैल्यू आती है और माइनस साइन के साथ आती है, ई इंटू टाउ बाई 2 इंटू एम। बेटा जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर ये 2 नहीं लिखा मिलेगा आपको। तो 2 बेसिकली वो लोग क्या मान के चलते हैं कि भाई एवरेज नहीं है, जबकि डेफिनेशन में वो एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम में ऑप्शन जो आएंगे वो ई टाउ बाय या तो 2m अगर आता है और ई टाउ बाय m आता है, तो आप क्या करिएगा, बेसिकली आईआईटी जेईई नीट के लिए तो यही सही है आपका, ठीक है, ई टाउ बाय 2m लॉजिकली। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 2 अगर इसमें उन लोगों ने एलिमिनेट कर रखा है बेसिकली, लेकिन लॉजिक से अगर आप डेरिवेशन करके निकालें तो 2 भी साथ में आएगा। तो ऑप्शन जो आपके आएंगे तो वो उसमें अगर 2 आता है तो आप टिक करिएगा, 2 नहीं आता है तो कोई इशू ही नहीं है उसमें। तो VD इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई 2m। इसमें ई का मतलब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, ई का मतलब कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम है, 2 का मतलब 2 है, m का मतलब मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सर ये माइनस काय को आ रहा है इसमें, ये माइनस ये शो कर रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जो भी चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए माइनस साइन आया है इसमें। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। ड्रिफ्ट मतलब घिस घिस के चलेगा, मूव करेगा, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी निकल के आती है। तो अपन ने मोबिलिटी भी सीख लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी सीख लिया। अच्छा साहब आगे सीखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ध्यान से देखना रेजिस्टेंस क्या चीज होती है मेरे प्यारे बच्चों। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात कर लूं तो पहली चीज रेजिस्टेंस को कैपिटल R से बनाते हैं। इसको बनाने का तरीका जो सिंबल है वो ये है R। इसकी SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट बिल्कुल सही बोल रहे हो, ओम इसकी SI यूनिट होती है, साइंटिस्ट ओम ने इसको बताया। ओम को बनाने के लिए ऐसा बनाते हैं, जैसे मान के चलो रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम दी गई है, 4 ओम दी गई है, ठीक है, या 2 ओम दी गई है, इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस, या 11 ओम दी गई है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरीके से आपको देगा। ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो ये तो थी रेजिस्टेंस की बात, लेकिन होता क्या है ये रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है, रेजिस्ट का मतलब विरोध करना, अपोज करना। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर पाया जाने वाला ऐसा गुण, यानी इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय द वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण वो कंडक्टर क्या करे, अपोज करे। किसका अपोज करे, करंट के फ्लो का अपोज करे, यानी अपने अंदर से करंट को फ्लो होने से रोक दे। तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो अपने अंदर से करंट को ज्यादा फ्लो नहीं होने देगा। और रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब वो अच्छा कंडक्टर है। रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लो रेजिस्टेंस गुड कंडक्टर, लो रेजिस्टेंस जो है इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, इसका मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आसानी से करंट को फ्लो होने देगा अपने अंदर से। तो ये थी बात रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस का रिलेशन अगर देखें लेंथ ऑफ द वायर के साथ और भी चीजों के साथ, तो देखना इसमें जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है मेरे बेटे वो आता है रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है वो रो एल अपॉन ए। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो कंडक्टर की लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये अपने पास एल अपॉन ए आ जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है रो, जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रो एल अपॉन ए, ये अपने पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। यानी अगर मैं कंडक्टर की लेंथ बढ़ाता चला जाऊंगा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता चला जाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दूंगा, थिन वायर लूंगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और अगर थिक वायर लूंगा तो उसका एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी कैसी होगी, कम होगी अपने पास। तो अपन ने इस चीज को देखा, रेजिस्टेंस की वैल्यू को देखा साहब। ये रो क्या है, ये रो बेसिकली इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी को शो करता है। याद करो रो की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू अपन ने समझी थी, सिग्मा की वैल्यू निकाली थी एन स्क्वायर टाउ बाय 2m और उसका अपोजिट कर दिया था तो रेजिस्टिविटी आया था। यानी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी, उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और रेजिस्टेंस क्या है, ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है साहब। तो दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी, दोनों में अंतर कितना है। तो रेजिस्टेंस ये बता रहा है कि कितना विरोध किया और रेजिस्टिविटी ये बता रही है कि किस कारण विरोध किया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होने से विरोध किया। यानी
रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं कर दूं तो उसी को बोलेंगे रेजिस्टिविटी। खैर आगे बात बढ़ाते हैं। तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस की बात अपन ने इसमें देखी, जो रेजिस्टेंस क्या चीज होती है। अगली चीज देखते हैं ओम्स लॉ। जो अगला पॉइंट है मेरे बेटे वो है इसके अंदर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर दिया जाए और अगर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया जाए, इसको किताब में लिखा मिलेगा तुम्हें, फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। ए फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, ए फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की अगर फिजिकल जो कंडीशंस हैं ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को मैं कांस्टेंट कर दूं, देन तो क्या होगा? देन पोटेंशियल डिफरेंस यानी औकातों में डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जो V है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो I के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा R इंटू I। इसका मतलब R की वैल्यू क्या है? V अपॉन I। इसका मतलब हमने ये सीखा किसी भी कंडक्टर के लिए अगर फिजिकल कंडीशन उसकी कांस्टेंट है, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसके लिए V अपॉन I का रेशो सेम आएगा, V अपॉन I का रेशो कांस्टेंट आएगा। यानी एक ही कंडक्टर है तो V1 अपॉन I1 इक्वल्स टू V2 अपॉन I2 इस तरीके से आ जाएगा। और जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये बात अपन ने सीख ली। आगे अगर इसमें बात सीखे ओम्स लॉ के अंदर तो ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे की जो बात है ओम्स लॉ की वो क्या है साहब? वो ये है कि हमने देखा कि जब V इक्वल्स टू आई आर आता है तो मैथमेटिक्स में हमने इक्वेशन पढ़ी है y इक्वल्स टू mx। अगर मैं इसको y एक्सिस पे ले लूं और इसको सॉरी मैंने इसको r को इधर लिख दूं, i को इधर लिख दूं और मैं करंट को x एक्सिस पे ले लूं, तो जो r यानी m का मतलब क्या होता है? स्लोप, और स्लोप का मतलब यानी m इक्वल टू टेन थीटा, तो वो क्या शो कर देगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू बता देगी। तो अगर मान के चलो मेरे पास ये कर्व है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो मैंने y एक्सिस पे लिया है और जो करंट है वो मैंने x एक्सिस पे लिया है। अगर ये करंट कंडक्टर का कुछ ऐसा होता और थीटा की वैल्यू होती मान के चलो 30 डिग्री और मैं बोलता ये कोई कंडक्टर है जिसका VI कर्व तुमको गिवन है, तो VI कर्व यानी पोटेंशियल डिफरेंस करंट का कर्व गिवन होगा। इसकी अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो स्लोप यानी कि m इक्वल टू टेन थीटा, वो क्या दे देगा मेरे को? रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा साहब। तो अगर मैं इसका टेन थीटा निकाल दूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेन 30 डिग्री आ जाएगी। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और आंसर हो जाएगा ओम। तो ये V इक्वल टू आई आर का मतलब है साहब। ये अपन ने देख लिया कि V इक्वल टू आई आर का क्या मीनिंग है। ये ओम्स लॉ अपन ने सीखा। ओम्स लॉ में देखते हैं आगे, इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो।